हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टीचिंग हब चैनल। मेरे टीचिंग हब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये जो खान सर का बुक है, इस बुक से सेट नंबर 12 से 17 तक के प्रत्येक क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि रेलवे के प्रीवियस एग्जामिनेशन का सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपकी सारी नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास का केजी हो जाता है इकाई, और वेलोसिटी को हो जाता है मीटर पर सेकेंड, यानी केजी पर मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 केजी की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होता है? तो देखिए, बल F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है एम ए होता है। तो देखिए, मास कितना है? 2 हो। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 का डी हो जाएगा। 2 का डी हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है। देखिए, अगर कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है और इसको कार्य करने में विफल, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा, तब बिल्कुल इसमें कोई कार्य नहीं होगा। अगर विस्थापित नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर 540 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस पर 540 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो देखिए, इसका अंतिम तापमान हम निकालेंगे तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कितना होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, 20 ओम के 2 प्रतिरोधकों को समांतर रूप में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर हमको हो जाएगा 20 ओम ही हो जाएगा। 20 ओम ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है? तो इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है, तो वो H आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3, यानी ये क्या है? सही है, ये सही है। उसके बाद एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, तो वो है H प्लस आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3, ये भी सही है। तो इसमें देख लेंगे कि कौन दोनों सही है, तो ये यानी आंसर नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती है। तो प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती है, तो धातुएं जो होता है ना, प्राकृतिक में धनात्मक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नील्स बोर्स के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? यानी ये जो है वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 57 से 70 होती है, उन्हें हम लैंथनाइड श्रृंखला कहते हैं। वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 57 से 70 होती है, उन्हें लैंथेनाइड श्रृंखला कहते हैं। इसमें क्या होगा? ये जो इसका आंसर कितना होगा? 10 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? तो मैग्नीज देखिए, मैग्नीज में देखेंगे इसका उपयोग इलेक्ट्रिक, लोहा, टोस्टर इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है, ये तो सही है। मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है, यह भी सही है। यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है, यह भी सही है। उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, ये गलत है। तो आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो कार्बन की मात्रा अधिकतम किस लौहों में होते हैं? तो कार्बन की मात्रा अधिकतम जो होता है ना, वो ढलुआ लोहा में होता है। कार्बन की मात्रा किस में अधिकतम होता है? तो ढलुआ लोहा में होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढलुआ लोहा में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ढलुआ लोहा, ढलुआ लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो भी आपके हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इसको ब्राउनी प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनी प्रभाव कहते हैं। ब्राउनी प्रभाव करते हैं हम। बेसेमेर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? तो बेसेमेर प्रोसेस के द्वारा इस्पात को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? इस्पात को तैयार किया जाता है बेसेमेर प्रोसेस द्वारा। इसका उपयोग बीकर, फ्लास्क जैसे रासायनिक उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है। कौन से कांच का प्रयोग जो है बीकर, फ्लास्क और रासायनिक उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है? तो ये इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका हो जाएगा हम लोग को कठोर कांच। कौन सा? कठोर कांच बनाने के लिए हम लोग को लिए कठोर कांच से जो है बीकर, फ्लास्क और रासायनिक उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, देखिए जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होते हैं क्योंकि उसमें होता है कोशिका भित्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही है। हरित लवक नहीं होते, बिल्कुल सही है। तारक केंद्रक होते हैं, सही है। हीमोग्लोबिन होते हैं, यानी बिल्कुल सभी सही है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया। जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन। क्या होगा? प्राकृतिक चयन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर में, देखते हैं इसमें कौन सा, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, यही गलत है। फर्स्ट इसमें पकड़ा गया, आयोडीन की कमी से एनीमिया नहीं होता है, ये गलत है। फर्स्ट ही धरा गया। आगे देखेंगे, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्या कहा जाता है? भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसारण को क्या कहा जाता है? तो इसमें कर्माकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्माकुंचन कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसारण को कर्माकुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो निद्रा रोग ट्राइपैनोसोमा के कारण होता है। किसके कारण होता है? ट्राइपैनोसोमा के कारण होता है निद्रा रोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वोत्तम स्थल है जहाँ 100% डैश उपलब्ध कराया गया। तो सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 100% ये जो है उपलब्ध कराया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयॉन है। क्या है? रेयॉन है। मानव निर्मित तंतु कौन सा है? तो रेयॉन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को भी कहा जाता है, चिन्ह को भी कहा जाता है, नहीं संख्या, डेटा किसे कहा? दी गई सूचनाओं को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दी गई सूचनाओं को कहा जाता है डेटा। दिनांक एवं समय प्रदर्शित करता है। देखिए, दिनांक एवं समय कौन सा? टास्क बार पर जो है ना दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। टास्क बार पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए
खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसको जो है हम लोग को अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किसको दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? धनात्मक त्वरण में वस्तु का वेग बढ़ जाता है। क्या होता है? धनात्मक त्वरण में वस्तु का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यदि f बराबर 0 हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो w बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। जब f 0 हो जाएगा तो s भी 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे पहाड़ों पे पानी उबलने लगता है। कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया हो तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? तो इसमें देखेंगे छवि का निर्माण वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन सा अनुप्रयोग आधारित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। देखिए आयरन तो होगा ही, तापीय प्रभाव पर आधारित है। इलेक्ट्रिक केतली भी है, टोस्टर भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक घंटी नहीं है। तो इसका 6 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक घंटी। देखिए श्रव्य आवर्तियों का आवर्ती प्रास क्या होता है? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच जो होता है ना, ये होता है श्रव्य आवृत्तियों को। कितना होता है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होता है श्रव्य आवृत्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? देखिए एल कक्षा जब पूछा जा रहा है तो एल कक्षा में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वहीं के कक्षा में पूछा जाता तो 2 होता। एल के एम कक्षा में पूछा जाएगा तो 18 होता। इसी तरह एन पूछा जाता है तो 32 होता है। इसी तरह जो है माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2n² इसका फॉर्मूला होता है। कितना होता है? 2n²। 2n² पे निकालते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डैश का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। देखिए सार्वत्रिक सूचकांक को प्रयोग करके जो है दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है सार्वत्रिक सूचकांक का प्रयोग करके। मेंडली के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का अधिक स्वभाव माना जाता है। माने परमाणु द्रव्यमान को अधिक स्वभाव माना जाता है। किसका? परमाणु द्रव्यमान को। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में देखेंगे पहले हो जाएगा सोडियम सल्फेट हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? देखिए मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। मरकरी को क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन आएगा तो उसमें एल्केन आ जाएगा। तो एल्केन में देखेंगे क्या होता है? एल्केन में जो जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो होता है। तो इसमें क्या होता है? एल्केन में +2 जुड़ जाएगा। एल्कीन में CnH2n हो जाएगा, एल्काइन में CnH2n-2 होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? संतृप्त कह रहा है तो यानी बी होगा, जुटेगा, यानी CnH2n+2 जुटेगा। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो होता है ये रेशम होता है, जो कि सबसे मजबूत कौन सा होता है? रेशम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गैस होल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि गैस होल एक मिश्रण है। गैस होल किसके किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन और एथोलीन का। गैस होल किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन और एथोलीन का होता है। गैस होल किसका किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन और एथेनॉल का। तो देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जीव विज्ञान के जनक उनके जनक के नाम से जाने जाते हैं। किसको? जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाने जाते हैं? तो अरस्तु को। किसको जाने जाते हैं? तो अरस्तु को। नेक्स्ट देखेंगे डैश का ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो
कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। देखिए कोशिका विभाजन द्वारा, तो इसमें विभोजक और मेरिस्मेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभोजक और मेरिस्मेटिक हो जाएगा इसका आंसर। मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो देखिए मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला यानी मांसपेशी यानी मसल्स, मांसपेशी यानी मसल्स, मनुष्य में मसल्स और जैसे कि एम, बी और टी होता है, यानी मसल से बोन जो जोड़ता है उसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग कंडरा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंडरा हो जाएगा। मान जो मसल्स से बोन जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। इसी को हिंदी में कंडरा बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका रासायनिक नाम देखना है कि कौन किसका रासायनिक नाम है। तो इधर हम लोग ध्यान देंगे कौन किसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए, विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी का थायमीन हो जाएगा। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन ई का टेकोफेरॉल हो जाएगा। यानी 2 3 4 1। तो देखेंगे इसमें 2 3 4 1 आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 2 3 4 1 आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो ये इसका तो एनाफ्लीज मच्छर के वो मलेरिया जो है, मलेरिया ही वहन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम हो जाएगा। जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में कौन सा शामिल है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों होता है। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो वैसलेसिक इंजन, एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन पर क्या दिखते हैं? तो इसमें जो है टाइटल बार दिखते हैं। मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन पर टाइटल बार दिखते हैं। क्या दिखते हैं? तो टाइटल बार दिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सही सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है। देखिए फैदोमीटर, फैदोमीटर क्या करता है? फैदोमीटर जो होता है वो समुद्र की गहराई मेजर करता है, फैदोमीटर। उसके बाद जो होता है फैदोमीटर समुद्र की गहराई मेजर करता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मेजर करता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता मेजर करता है। अल्टीमीटर क्या होता है? ऊंचाई को मेजर करता है। तो देखेंगे ए का 4 और बी का 1 यानी 4 1, यानी 4 1 इसमें देखेंगे कि कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। आगे देखेंगे निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण होते हैं? दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो संवेग में क्या होता है? दिशा और परिमाण होते हैं। यानी ये क्या है? यह गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। नहीं, ये गलत है, यही गलत है। उसको गतिज ऊर्जा बोला जाता है, जो कि गलत है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वाष्पीकरण तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, यही सही है। तरल अवस्था ही गैसीय अवस्था में बदलता है वाष्पीकरण के प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही क्रम को दर्शाता है? देखिए सही क्रम इसमें देखेंगे अपवर्तक सूचकांक को सही क्रम में दर्शाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले बर्फ हो जाएगा, उसके बाद केरोसिन हो जाएगा, उसके बाद बेंजीन हो जाएगा, उसके बाद सेंधा नमक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा। बर्फ हो जाएगा पहले, केरोसिन हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, सीधा नमक हो जाएगा। देखिए यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा क्या होना चाहिए? तो सर्किट में प्रवाहित धारा भी आधी घट जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी घट जाएगी।
नेक्स्ट देखेंगे, बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज़ की तुलना में पहले क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों के एक पतली पर क्या डाला गया था? माने कौन चीज़ का प्लेट डाला गया था? तो सोने की पन्नी डाला गया था। क्या डाला गया था? सोने की पन्नी डाला गया। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो है वो अल्फा कणों को गुजारने के लिए पतली परत क्या डाला गया था? तो सोने की पन्नी डाला गया था। खाने वाले सामान है नमक का रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम क्लोराइड होगा। क्या होगा? सोडियम का क्लोराइड होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा? गैर धातु कह रहा है, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन Cl- में होता है? तो इसका आर्गन का हो जाएगा। क्या होता है? Cl- होता है, यानी परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा। यानी क्लोरीन का 17 होता है तो 1 बढ़ जाएगा। जब माइनस रहेगा तो 1 बढ़ जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। तो 18 किसका परमाणु संख्या होता है? तो आर्गन के होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह क्या कहलाती है? तो यह एवोगाड्रो का नियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एवोगाड्रो का नियम कहलाती है। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जब इस्पात को गर्म करते हैं, बेसिनेर प्रोसेस के द्वारा इस इस्पात को तैयार करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग एनिलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विस्फोटक के रूप में किया जाता है, हर कोई जानता है। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट को जमने की दर को कम करने के लिए, इसीलिए क्लिंकर में मिलाया जाता है कि सीमेंट की जमने की दर को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? पहले एंटीबायोटिक हम लोग सब कोई जानते हैं, इसको पेनिसिलिन होगा, जो कि जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक निर्माण होता है। तो देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो क्षार इवेंट से हमेशा mRNA से निर्माण होता है, mRNA का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वर्तिकाग्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? तो एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। एनजीटी का फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, लेकिन क्लोरीन नहीं होता है। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करे तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दे। तो इसमें देखिए, कूट का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखेंगे इसमें, देखिए, जनन ग्रंथि कौन सा स्रावित करता है? तो जनन ग्रंथि यानी जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय कार्टिसोल होता है। अधिवृक्क इंसुलिन जो होता है, अधिवृक्क कौन सा स्रावित करता है? तो इंसुलिन करता है। अग्नाशय सॉरी ये जो है अग्नाशय जो होता है ना, ये अधिवृक्क जो है, सॉरी गलत हो गया, इससे सब मिटाते हैं, देखते हैं फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, जनन ग्रंथि कौन सा स्रावित करता है? जनन ग्रंथि का हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि
कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, वो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है, वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को, अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करता है और अधिवृक्क कार्टिकोसल को स्रावित करता है, कार्टिसोल को स्रावित करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही, यानी BIOS का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो बेसिक्स इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। BIOS का फुल फॉर्म प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल एडिट फॉन्ट टूल्स जैसे कमांड क्यों होती है? तो ये जो होता है इसको जो है मेनू बार पे होता है। कहाँ होता है? मेनू बार पे होता है। इसका आंसर मेनू बार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, 30 kg द्रव्यमान के एक लोहे के गोले को व्यास 10.5 kg द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर हो। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान पर गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर होता है, किसका वेग समान होगा? कौन सा समान होगा? तो इसका सबसे पहले समान त्वरण होगा। क्या होगा? त्वरण होगा। दोनों गिरेगा, त्वरण के साथ ही गिरेगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है तो क्या होगा? स्वतंत्र रूप से गिराइएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा घटती है और पहले क्या हुआ? इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और उसके बाद गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ने लगेगी। स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी में 10 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है तो अंतिम तापमान क्या होगा? तो इसका अंतिम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सी वक्राता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु ए पर रखे गए किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? तो देखिए इसमें देखेंगे, अगर सी वक्राता केंद्र पर किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु ए पर रखे प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन लागू होगा? तो ये जो है प्रतिबिंब क्या होगा? इसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, उल्टा होता है। और वस्तु के आकार से वस्तु बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा और अनंत पे बनेगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग कितनी कम हो जाएगी? जब तार की लंबाई दोगुनी की जाएगी तो एमीटर की रीडिंग जो होगा वो आधी कम जाएगी। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी? जब हवा के वेग 332 मीटर पर सेकेंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो 664 मीटर पर सेकेंड होगी। कितना होगी? 664 मीटर पर सेकेंड होगी। पीएच स्केल के किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। पी का अर्थ क्या होता है? पी का अर्थ जो है ये बार बार पूछा जाता है। पी का अर्थ पोटेंज होता है। क्या होता है? पी का अर्थ पोटेंज होता है। यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी होगा, जिसका जर्मन अर्थ शक्ति होता है, पोटेंज होता है। नेक्स्ट देखें, एक विलियम 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता क्या होगी? तो विलियन का सांद्रता जब निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे? 31 बट्टा इसका जो है विलियन का सांद्रता जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे? 31 बट्टा जो हो जाएगा 351 इंटू 100, तो ये आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.83। क्या हो जाएगा? 8.83 आ जाता है। आधुनिक आवर्त सरणी में समूह 18 के मूल तत्व 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? अन्य सभी को इसमें निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती उसको क्या कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नहीं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसको हम लोग दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसको हम लोग दहन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? तो भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है तो वो भाप अंगार गैस का निर्माण करता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है तो भाप अंगार गैस का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोजन कौन सा है। C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोजन बेंजीन होता है। इसका जो है इसका फॉर्मूला C6H6 बेंजीन का होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस तंतु फाइबर को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। कृत्रिम रेशा किसको कहा जाता है, रेयन को कहा जाता है। ये दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। मीथेन के जलने पर क्या बनता है, मीथेन के जलने पर क्या बनता है, ये सब कोई कार्बन मोनोऑक्साइड एवं पानी निकलता है। मीथेन जब भी जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं पानी निकलता है। किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल जो है एक वयस्क मेढक में विकसित होता है तो यह कायांतरण प्रक्रिया द्वारा, कायांतरण प्रक्रिया द्वारा। सेंट्रल डोग्मा डैश से डैश को आनुवांशिक जानकारी हस्तांतरण को संदर्भित करता है। देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा जो होता है वो डीएनए से प्रोटीन में स्थानांतरित करता है, डीएनए से प्रोटीन में स्थानांतरित करता है सेंट्रल डोग्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे मुख से विभिन्न प्रकार के दांतों के आगे से पीछे की ओर क्रम क्या होता है। सबसे पहले जो होता है कृतनक होता है, फिर रदनक होता है, चवर्नक होता है, अग्रचवर्नक होता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर्स, इंसीजर केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर्स केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसीजर्स केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुरतम स्रोत है। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, हरी सब्जियां होगा। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, हरी सब्जियां हो जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट में श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज किसका विखंडन है। देखिए श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज जो होता है हमेशा लैक्टिक अम्ल का विखंडन होता है। ग्लूकोज में हमेशा लैक्टिक अम्ल का विखंडन होता है। अम्ल वर्षा में नीचे दिए कौन सा प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं, हिम को प्रदूषित करते हैं, वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषित करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भाई, यह भी नहीं, यानी 1 और 2 होता है। देखेंगे कि इसमें 1 और 2 आंसर कौन सा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे परागन क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे परागन क्या होता है। पराग कोशों से वर्तिकाग्र की ओर परागणों का स्थानांतरण ही परागन कहलाता है। यह दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, पहले भी इस क्वेश्चन को मैंने किया है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन देखिए तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो होता है ना कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC हो जाएगा। कौन सा है तो ENIAC हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है तो टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल कमेंट्स एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किसका किया जाता है, टूल बार के लिए किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। यदि संवेग P और वेग V दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या प्रयुक्त होगा। तो देखिए द्रव्यमान ज्ञात करना, देखिए प्रोडक्ट ये क्या बोलते हैं P बराबर क्या होता है mv होता है। P बराबर क्या होता है mv होता है, mv होता है। तो द्रव्यमान निकालना है यानी P बाई क्या हो जाएगा द्रव्यमान, जब P इधर आ जाएगा तो P बाई V हो जाएगा। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा P बाई V हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा कितना हो जाएगा -98 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा -98 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा -98 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना किलोमीटर पर होती है। देखिए ये जो है इसका फिक्स होता है
30 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसके वृद्धि होती है, 30 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको फोकस लंबाई तथा नाभिकीय लंबाई बोलते हैं। फोकस लंबाई तथा नाभिकीय लंबाई बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होता है? बल्ब को प्रकाशित करती है तो यह रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगा? यदि किसी तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य मूल का आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? मूल का आधा हो जाएगा। बॉयल्स के नियम के अनुसार, देखिए बॉयल्स के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है? बॉयल्स के नियम नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब के तथा आयतन के गुणनफल स्थिर रहता है। पीवी बराबर स्थिरांक होता है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम लोग चीनी व्यंजन तैयार करने के लिए करते हैं? इसका जो होता है ना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। वीवीआई क्वेश्चन है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। चीनी व्यंजन तैयार करने के लिए चीनी लवण का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। यह क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। मेंडली की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कलम को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर कलम को समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर कलम को समूह कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये सब नोबेल गैस है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो क्लोरीन नहीं है। किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब कितना होता है? किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग होता है। प्रत्येक गैस का आंशिक दाब का योग होता है। प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फेल्सफोर अयस्क है। देखिए फेल्सफोर किसका अयस्क है? तो फेल्सफोर एक मैग्नीशियम नहीं, फेल्सपार किसका अयस्क है? फेल्सपार जो है, ये जो है फेल्सपार किसका अयस्क है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। फेल्सफोर किसका अयस्क है? तो यह एक जो होता है ना, फेल्सफोर इनमें से किसी का अयस्क नहीं है फेल्सफोर। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो होता है ना, ये रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। क्या, कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मिलान करना है। मिलान करने में देखेंगे कि कौन सा किससे मिलान हो रहा है। तो एक्वा कल्चर जो है वो मत्स्य से विभाग होता है। लोरीकल्चर यानी फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर का क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। फ्लोरीकल्चर पुष्प हो जाएगा। सेरीकल्चर जो हो जाएगा रेशम हो जाएगा। और विटीकल्चर क्या हो? अंगूर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन हम लोग आगे देखेंगे कौन सा हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आलू, टमाटर, बैगन तीन विभिन्न वर्ग स्पेसीज है, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? ये आलू, टमाटर और बैगन किस वंश के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो होता है ना, सोलेनम के अंतर्गत आते हैं। कौन सा वंश के अंतर्गत आते हैं? आलू, टमाटर और बैगन तीनों विभिन्न वर्ग स्पेसीज है, परंतु ये सोलेनम के अंतर्गत आते हैं। चलिए, निषेचित अंडा युग्मनज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है। निषेचित अंडा युग्मनज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है। तो ये जो है गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। किसमें? गर्भाशय में। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करे तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देखे। इसमें मिलान करना। देखिए रेटिनॉल क्या होता है? रेटिनॉल में क्या होता है? नेत्र सूख कर लाल हो जाता है। नेत्र से बीमारी होता है टेकोफेरॉल में क्या होता है? टेकोफेरॉल में होता है, इसमें बाध्यता रोग हो जाता है। टेकोफेरॉल में हो जाएगा। साइनोकोबालेमिन
साइनोकोबालैमिन में क्या होगा कि घातक रक्त अल्पता हो जाएगा। साइनोकोबालैमिन पैरोडॉक्सिन में मानसिक व्याधि हो जाता है। क्या होता है? पैरोडॉक्सिन में मानसिक व्याधि हो जाएगा। पैरोडॉक्सिन में मानसिक व्याधि हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो होता है वह बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो यह पत्ते का रूपांतरण है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो यह पत्ते का रूपांतरण है। भोपाल गैस कांड के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का होता है। किसका हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, किससे प्राप्त होती है? लौंग जो है ना, ये पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, देखना है प्लेग, यह पिस्सुओं के काटने से फैलता है। प्लेग किसको काटने से फैलता है? पिस्सुओं को काटने से फैलता है। फाइलेरिया मच्छरों से होता है। फाइलेरिया मच्छरों से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी जो होता है ना, वो किसके कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण होता है। बेरी टाइफाइड क्या आंतों को प्रभावित करता है? टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। तो ये देख लेंगे क्या होता है, 2 3 4 1 देखेंगे किसमें हो, कौन से ऑप्शन होगा। तो 2 3 4 1 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखेंगे निम्न में से किस में धूप विटामिन कहते हैं? धूप विटामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन डी को हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? धूप विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी को कहते हैं धूप विटामिन। अब आइए, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो बाइनरी के रूप में भंडारण होता है, जो कि 0 और 1 होता है। 0 और 1 होता है। कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? तो कंट्रोल और शिफ्ट जो होता है ना, वो जो है मॉडिफायर संशोधन प्रकार की कुंजियाँ हैं। संशोधन प्रकार की कुंजियाँ हैं। कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? तो संशोधन प्रकार की कुंजियाँ हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो समाप्त करते हैं इतना ही तक। नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में देखें।